अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी असम्बली में भी उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान की गूंज। वज़ीर मवासिलात मुराद सईद ने एतराफ़ी बयान पढ़कर सुनाया। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के नाम आने पर पीपल्स पार्टी के अरकान आपस से बाहर हो गए और इजलास से वॉकआउट कर दिया। पीपी रुकन शाजिया सोमरो ने मुराद सईद को हैंड्स फ्री दे मारी जो उन्हें नहीं लगी। एक जीआईटी सिंध हुकूमत ने पेश की और दूसरी अली जैदी ने। इनमें से कौन सी ठीक है? ये सवाल उठाकर पीटीआई वजीर मुराद सईद ने मुल्ज़िम उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान पढ़ डाला। ऐवान में हंगामा खड़ा हो गया। मैंने अवैस मुजफ्फर टप्पी को आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद के लिए इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी अरकान आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम आने पर आपस से बाहर हो गए। ऐवान छोड़कर चलते बने। यहाँ तक कि पीपी रुकन शाहिदा रहमानी को कोरम की फिक्र लाहिक हो गई। ऐवान की तवज्जो कोरम की जानिब निशानदेही करती हूँ कि कोरम पॉइंट आउट करती हूँ। और तो और पीपी रुकन शाजिया सोमरो ने दूर ही से सही हैंड फ्री लपेट कर मुराद सईद पर खींच मारा जो उन्हें नहीं लगा। और इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, पीपल्स पार्टी तो हमेशा से पार्लियामेंट की बालादस्ती की अलम बरदार रही है, लेकिन आज पीपल्स पार्टी का जो रवैया देखने में आया है वो तो आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट की वक़्त को कम कर रहा है? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट कोई भी होती है उसमें नोक झोंक भी चलती रहती है, एक दूसरे पे शदीद एतराज़ात भी आते हैं, गर्मा गर्मी भी होती है। लेकिन हमारी पार्लियामेंट जो है वो कहा जा सकता है कि जो उसका एजेंडा है उसको तसप्पुस डाल के ऐसे इश्यूज़ में उलझ रही है जिसकी शायद वहाँ पे ज़रूरत नहीं, और यकीनी तौर पे बहुत भारी खर्चा हर इजलास पे होता है। और ये पब्लिक मनी है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि लोग किसी वक्त भी बहुत शदीद गम गुस्से का इज़हार कर सकते हैं और सिस्टम के हवाले से भी सवाल आ सकते हैं। ये एक माहौल इस किस्म का है कि जो भी मामला होता है उसमें हुकूमत ये ज़रूरी समझती है कि वो मुराद सईद साहब की तकरीर को है। मुराद सईद साहब का अंदाज आज का नहीं, जब वो अपोजिशन में थे उस वक्त भी खासा जारहाना था और वो अपने कायद के हवाले से ख़ास तौर पे कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते और उसके बाद वो बहुत जारहाना अंदाज में खिताब करते हैं। अपोजिशन ने गुज़श्ता कई दिनों से ये वतीरा अपना रखा है कि जब कभी मुराद सईद तकरीर के लिए खड़े होते हैं तो वो ऐवान से निकल जाते हैं, बाइकाट कर देते हैं। और आज तो उनको मौका मिल गया, पब्लिक वहाँ पे चूँकि अरकान की तादाद कम थी लिहाजा उन कोरम की निशानदेही करके पूरा इजलास ही चलता कर दिया। अब लोग तो उनसे पूछ सकते हैं कि ये इजलास जो बुलाया जाता है जिसमें आप लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं जी। उसका कोई आउटकम तो होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर जो माहौल है उसको दुरुस्त रखना ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है। ठीक है, पीपल्स पार्टी के बारे में आपने दुरुस्त कहा कि वो हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते रहे, लेकिन पार्लियामेंट में वो आज उनका तर्ज अमल या कुछ पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कौन सा ऐसा इशू है जिसके ऊपर मुराद सईद साहब का इज़हार ख्याल करना आज यहाँ पे ज़रूरी था। ये अदालत का मामला है, जीआईटी है या एतराफ़ी बयान है, वो अदालत में लेकर जाएं और वहाँ पे डिस्कस करें। यहाँ आज क्या वो उस एजेंडे का हिस्सा था? आउट ऑफ एजेंडा जाना खुद हुकूमत को सूट नहीं करता। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उसको देखें तो सिवाय बजट की मंजूरी के बाकी किसी जगह पे भी किसी इजलास में भी कौमी असम्बली के अंदर एजेंडा जो है वो हमें कभी पूरी तरह से वहाँ पे ख़त्म होता हुआ आज तक दिखाई नहीं दिया। तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हुकूमत की जिम्मेदारी अपोजिशन से ज़्यादा होती है कि वो अपने एजेंडे को लेके आगे चले, उसके ऊपर बहस करवाए, वहाँ पे जो कानून साजी होनी है वो करवाए, पॉलिसी मेकिंग का फोरम भी है। तो इसको मजाक नहीं बनना चाहिए, डिबेटिंग क्लब नहीं बनना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ जो भड़ास निकालने का जरिया कम अज कम इस फोरम को नहीं बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका खालिद अजीम साहब। कौमी असम्बली में के इलेक्ट्रिक पर किसका इख्तियार से मुतालिक बहस छिड़ गई। कराची में लोड शेडिंग पर हुकूमती और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। वफाकी वजीर उमर अयूब ने यह भी वाजे कर दिया कि के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली नहीं ले सकती। MQM ने लोड शेडिंग के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर धरना देने का ऐलान भी कर दिया। इस्लामाबाद से देखिए जहीर अली की रिपोर्ट।
कौमी असम्बली इजलास में फिर गर्मा गर्मी। कराची में बिजली लोड शेडिंग पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। वजीर तवानाई उमर अयूब बोले कि इलेक्ट्रिक का मसला आज का नहीं सालों पुराना है, कंपनी के पास इजाफी बिजली लेने की सलाहियत ही नहीं। वफाकी वजीर ने करंट लगने से पेश आने वाले हादसात का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया कि इलेक्ट्रिक को मजीद या बिजली दरकार है नेशनल ग्रिड से, वो इसलिए नहीं ले सकते, उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो बनाया नहीं है कि वो एनर्जी या वो पावर ले सकें। करंट जो है वो पानी में लगता है, अर्थ होता है, लोग फौत होते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मेहरबानी करके के इलेक्ट्रिक तो हो गई होगा जिम्मेदार, पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हैं उनको भी उनके खिलाफ भी FIRs होनी चाहिए। शाजिया मरी की वफाक पर तनकीद, कहा सिंध का एक भी नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में शामिल नहीं। वजीर तवानाई बताएं कितने दिनों में लोड शेडिंग का मामला हल होगा। वफाकी वजीर असद उमर ने मामला जल्द हल कराने की यकीन दहानी करा दी। इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर मुआहदे कराए जा रहे हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी है, उस निजाम की बेहतरी के अंदर इंशाल्लाह रिकॉर्ड टाइम के अंदर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है, कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की भी घन गरज, बोले कराची में बिजली बहरान को गलत रंग दिया जा रहा है। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, जब आप अख्तियारात में आ जाते हैं, तो फिर 2-4 महीने के लिए तो आप कहते हैं पिछली हुकूमत में ये मसला था, हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यार आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है? इजलास में MQM ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरना देने का ऐलान भी कर दिया। कराची का कौन सा इलाका है जहां बिजली का बहरान नहीं? कोरंगी से औरंगी तक कोई इलाका इस अजाब से नहीं बचा। अवाम गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आ चुके हैं। नेपरा ने अवामी मसले पर कल खुली कचहरी लगाने का फैसला कर लिया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में देखिए। जनरेटर इस्तेमाल करो या पंखे झलो, के इलेक्ट्रिक की सलाहियत जवाब दे चुकी है। पहले गर्मी की वजह से बेहिसाब लोड शेडिंग की जाती रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी, लेकिन जवाब नहीं के इलेक्ट्रिक का। शर्म उनको मगर नहीं आती। बिजली से परेशान है, गर्मी इतनी है और लाइट का कोई हाल नहीं है। लाइट नहीं होगी तो पानी कैसे आएगा? बड़ी मुश्किल में, पूरी रात लाइट नहीं होती है, सामान सारा खराब होके चला जाता है, गोश्त पानी वगैरह। चुल्लू पर पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कराची के किनारे समंदर है, जाइए और डूब जाइए, कम से कम हमारा दिल ही ठंडा हो जाएगा। कराची वाले हजारों का जनरेटर और रोज की बुनियाद पर सैकड़ों का फ्यूल फूंक कर बिजली भी खुद पैदा करें और फिर के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग का अजाब भी झेलें। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के बिजली के बिलों में ला रहे हैं, ये आई डोंट अंडरस्टैंड। फ्यूल एडजस्टमेंट उस वक्त तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अब जो बिलें आ रहे हैं उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस प्रीवियस महीनों के लग के आ रहे हैं, एंड दिस इज क्वाइट, आई मीन अजीब बात है ये। शहर के तमाम 6 इजला में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। कहीं मुरम्मत के नाम पर तो कहीं किसी बहाने बिजली गायब कर दी जाती है। अवामी मसले पर नेपरा ने जुम्मे को खुली कचहरी लगाने का फैसला किया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। एक और अहम मामला कि वफाकी हुकूमत ने 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया है। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि अगस्त के तीसरे या सितंबर के पहले हफ्ते में सेहत के मामलात का दोबारा जायज़ा लेंगे। हालात ठीक न हुए तो फैसले पर नजरसानी का ऑप्शन भी खुला है। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएं। अगस्त के तीसरे हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा जो सेहत के इंडिकेटर्स हैं उनको मद्देनजर रख के रिव्यू भी करेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है, कि जो हमने फैसला किया है इसके ऊपर हम रिव्यू भी करेंगे। अगर सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर 15 सितंबर से हम खोलना चाहेंगे। इस वबा के दौरान जो एक ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि ऐसे एरियाज में रहते थे जहाँ के इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हुई। उन इलाकों के तलबा को अगर वो चाहें तो अपने हॉस्टल्स में बुला सकते हैं। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से जो भी अदारे मुख्तलिफ किस्म के इम्तिहानात लेना चाहते हैं वो इम्तिहानात लेने की उनको इजाज़त होगी। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग फैक्ट्रीज में कर रहे हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग जो है उसकी इजाज़त है।
जुड़वा शहरों के वासियों के लिए अच्छी खबर, कोरोना और दीगर वबाई अमराज के शिकार मरीजों के लिए इस्लामाबाद में जदीद तरीन अस्पताल कायम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, ईद उल फित्र पर लापरवाही के बाइस वायरस तेजी से फैला, इस ईद पर एहतियात ना की तो कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील की। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। हम भी किसी से कम नहीं, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कौमी कोशिशों की नई मिसाल कायम। इस्लामाबाद में जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की तामीर 40 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइसोलेशन हॉस्पिटल एंड इन्फेक्शियस ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में कोरोना मुतासरीन के साथ दीगर वबाई अमराज में मुब्तला अफराद भी इलाज करा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने सहूलियात का जायजा लिया। इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफीर और विफाकी वज़रा भी शरीक हुए। इमरान खान ने मुख्तसर वक्त में जदीद अस्पताल के क़याम पर पूरी टीम को मुबारकबाद दी। ईद उल अज़हा पर कोरोना से बचने के लिए SOPs पर मुकम्मल अमल करने की अपील भी कर दी। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेजी से फैलती है। सबको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर खतरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। नए अस्पताल में सिंगल कमरों पर मुश्तमिल 5 वार्ड, ICU, डायग्नोस्टिक लैब, पैथोलॉजी लैब और रेडियोलॉजी सेंटर भी मौजूद है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। PTI रुकने असम्बली अहमद हुसैन के इंटरव्यू पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है। करारदाद नून लीग की MPA राबिया नुसरत ने जमा करवाई है। क्या लिखा है इसमें जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, कल इंटरव्यू नशर हुआ, आज करारदाद जमा हुई, क्या लिखा है इसमें? जी फवाद, पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की MPA हैं राबिया नुसरत, उन्होंने करारदाद जमा करवाई है और उसमें कहा गया है कि जो एक तो पहले तस्लीम किया है PTI के अपने रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेर ने के मुल्तान में तारीखी करप्शन हो रही है और उसके जिम्मेदार उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को करार दिया है। और कहा गया है इसमें कि इससे पहले आटा, चीनी, पेट्रोल और अद्वियात के स्कैंडल्स आए हैं, इसलिए अब सबकी इंक्वायरी हो और इसके लिए अदालती कमीशन जो है पार्लिमानी कमीशन वो बैठे। दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने इंकशाफ ये भी किया है कि विद इन पार्टी जो है वो -1 की जो है कोशिशें और साजिशें हो रही हैं और उसमें अहमद हुसैन डेर ने कहा है कि बिस्मिल्लाह करने की देर है, जो कि एक वजीर जो है जाके कहते हैं कि बिस्मिल्लाह करें और इसमें ये कहा गया है कि ये बताया जाए कि वो बिस्मिल्लाह करने वाले कौन हैं, किनके पास जाकर वो ये कहते हैं। ये सारे मुतालबे इस करारदाद में किए गए हैं कि इस पर पार्लिमानी कमीशन बैठे और वो इंक्वायरी करे और उसमें गवाह के तौर पर अहमद हुसैन डेर जो है उन्हें तलब किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन को थप्पड़ मारने और धमकियां देने वाली खातून ने अबूरी जमानत ले ली है। मजीद जानते हैं शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा दरख्वास्त गुजार का क्या कहना है? जी, जो खातून है उनके खिलाफ कल गुलबर्ग पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। आज वो एडिशनल सेशन जज के रूबरू पेश हुई और उन्होंने अदालत से अबूरी जमानत की इस्तदा की और कहा कि वो शामिल तफ्तीश होना चाहती हैं, जिस पर एडिशनल सेशन जज ने उनकी 22 जुलाई तक अबूरी जमानत जो है वो मंजूर कर ली और साथ ही साथ पुलिस से भी अगली समात के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अगली समात के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में लगता है कि सरकार का कोई जोर ही नहीं चलता। यही वजह है कि टमाटर समेत मुख्तलिफ सब्जियों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। मजीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाजाबाद गोल मार्केट के बाज़ार में और सबसे अहम बात यह कि कमिश्नर कराची एक बार फिर पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। उनकी अपनी ही प्राइस जो लिस्ट है उस पर इस वक्त कराची के किसी भी इलाके में सामान जो है वो दस्तयाब नहीं है, चाहे वो सब्जियाँ हों चाहे वो फल हों। कमिश्नर कराची ने जो रेट मुकर्रर किया है हम पहले बता देते हैं कुछ सब्जियों का हाल। 113 रुपये की जो भिंडी है वो 200 रुपये किलो इस वक्त यहाँ मिल रही है और 48 रुपये का खीरे का रेट है जो इस वक्त 80 रुपये किलो है। और सबसे अहम बात, हमारे सलाद के लिए ज़रूरी और हमारे सालन के लिए ज़रूरी जो सबसे अहम चीज़ है वो है टमाटर। ये टमाटर का रेट इस वक्त 53 रुपये मुकर्रर है सरकार की तरफ से दर्जा अव्वल का, लेकिन इस वक्त कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में और ख़ुद इस गोल मार्केट नाजाबाद में 120 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की टमाटर जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर साहिबान और उनके नीचे काम करने वाले जो मुतल्लिक़ा असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं
वो अपने ठंडे कमरों में आराम से बैठे हुए हैं। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कराची में सार्फिन को अशिया किस कीमत पर फ़रोख्त की जा रही हैं। शाम के औकात में दिन ढले वो निकलते हैं, मखसूस जगहों पे जाते हैं, मखसूस अंदाज में छापे मारे जाते हैं, मखसूस अंदाज में जुर्माने किए जाते हैं और बाकी अब जो कारोबार है वो इसी तरह चल रहा है। लोग परेशान हैं लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं है। कमिश्नर कराची, उनकी पूरी टीम पूरी तरह नाकाम हो चुकी है अपनी ही मुकर्रर करदा प्राइस लिस्ट पर अमल कराने में। शुक्रिया खुर्शीद आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर कराची ने 94 रुपए दूध की कीमत मुकर्रर की, लेकिन शहर में कहीं भी 110 से कम का दूध नहीं मिल रहा। दूध फरोश ने अब तो नई कीमत का ऐलान भी कर दिया। मजीद जानते हैं सलमान अहमद से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, दूध अहम ज़रूरत है और वैसे ही 110 रुपये फ़ी किलो जो है वो रोज़ फ़रोख्त किया जा रहा है और डेयरी फार्मर्स की जानिब से जो वैसे ही मुनाफाखोरी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं और हुकूमत की कहीं रेट नज़र नहीं आती। हुकूमत को भी वो चैलेंज करते हैं। वो 10 रुपये मज़ीद उन्होंने इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। तो 11 जुलाई से शहरी तैयार हो जाएँ। ये बुरी खबर है उनके लिए कि 120 रुपये किलो जो है वो दूध फ़रोख्त होने वाला है। यहाँ पर एक रिटेलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानदार हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कस्टमर से यकीनन उनसे आपसे बोलते होंगे कि यार दूध इतना इजाफा कर दिया, आप क्या कहते हैं, क्यों इतना इजाफा हो रहा है? डेयरी फार्मर्स तो रेट बढ़ा देता है, लेकिन पिस्ता बीच में दुकानदार है, कस्टमर भी बातें सुनाता है, वहाँ से फिर गवर्नमेंट भी जो है ना एतराज़ करती है, जो है ना फ़ाइन करती है, आके जुर्माना करती है। हम दुकानदार इसमें पिसता है। उनका हक है कस्टमर्स का इस बात पर कि जो है ना रेट बढ़ाना ठीक है, बार बार जो है डेयरी फार्मर्स गलत कर रही है। अभी 11 तारीख के बाद पता चलेगा, अगर नया रेट आएगा तो हम मजबूर हैं, हम भी क्या करें। तो यकीनन अब देखना होगा कि 11 जुलाई से अगर वाकई 10 रुपये कीमत इजाफा किया जाता है तो कमिश्नर कराची की जानिब से क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। जिस तरह सार्फिन कहते हैं कि कभी भी इस तरह का एक्शन नहीं देखा गया जिसकी वजह से जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको लगाम दी जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे सलमान। कराची की इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई नज़र आती है। कमिश्नर इफ्तिखार शलवानी के अहकाम सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद रहते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद हो या सरकारी निर्ख पर दूध की फ़रोख्त, आवाम के लिए सब दीवाने का ख्वाब बना हुआ है। अब कमिश्नर साहब ने सड़कों पर कचरा फेंकने पर दफ़ा 144 लगा दी है। मज़ीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर। हाँ जी बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि कराची की ज़िलाई इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है तो ये बिल्कुल भी बेजाना होगा। कराची की इंतज़ामिया बिल्कुल आवाम की खिदमत करती हुई दिखाई नहीं दे रही। कोरोना की वबा आई तो शहरियों में राशन तकसीम नहीं किया गया, उसमें भी इनकी नाकामी देखी गई। लॉकडाउन की बात आई तो लॉकडाउन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने में आई और स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। मुकम्मल तौर पर मखसूस इलाकों को सील करने में नाकाम दिखाई दी है इंतज़ामिया। और इसके अलावा अगर बात की जाए शहर में कचरा फेंकने की तो दफ़ा 144 तो नाफिज की गई, मगर शहरी बिल्कुल भी बाज नहीं आए और कचरा फेंकते रहे और शहर इंतज़ामिया बिल्कुल सोती रही और बिल्कुल भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो रेट्स हैं अशिया के खाने पीने की, जैसे दूध हो गया, उनकी कीमतें कंट्रोल नहीं की जा रही। हर इलाके में लूट मार की जा रही है, लेकिन ये लोग सिर्फ दफ्तरों में आते हैं और एसी के कमरों में बैठ के एंजॉय करते हैं और वापस चले जाते हैं। अफसोस की बात है कि अवामी इदारा है, ये अवामी मसाइल हल करने के लिए इदारा मौजूद है, लेकिन अवाम के मसाइल पर जब इनसे बात की जाती है तो ये मुंह मोड़ लेते हैं और बिल्कुल भी बात नहीं करते। और अभी जो अवाम भी ये कहती है कि जब हम अपने मसाइल लेकर इस दफ्तर पे पहुंचते हैं तो इनको पहली बात समझ नहीं आती कि अपने मसाइल किसके सामने पेश करें और इनको इसी तरह अवाम को उल्टे कदम वापस जाना पड़ता है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नज़ीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात के बाद आज से आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपये में फ़रोख्त होना था, लेकिन अब तक कहीं भी नई कीमतों का इतलाक ना हो सका। इसी हवाले से जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। जी मोहम्मद लुकमान, बताइएगा वजह क्या बनी इसकी? ये पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल एसोसिएशन के दरमियान 2 मुज़ाकरात के दौर हुए हैं जिनमें तय किया गया कि 860 रुपये कीमत होगी थैले की, जो कि इस वक्त मार्केट में 1050 रुपये तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद ये आज से एक सोच थी, एक उम्मीद थी कि आज से आटे की सप्लाई शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसी मिल ने आटे की सप्लाई नहीं की किसी दुकान पर। और उसकी वजह से अभी भी या तो मार्केट में महंगा आटा मौजूद है या बिल्कुल आटा मौजूद नहीं है। या अवाम आ रही है लोगों के पास, दुकानदारों के पास आ रही है ख़रीदने के लिए, लेकिन जो दुकानदारों का एक ही जवाब है कि अभी हमें मिलों की तरफ से आटा नहीं मिला और इम्कानात यही हैं कि अगले 24 घंटे में शायद ये 860 रुपये वाला आटा पहुंच जाए। इसके लिए जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला भी नोटिस ले चुके हैं, लेकिन
अभी तक वो जैसे पहले होता रहा है चीनी के मामले में, इसी किस्म का मामला अब आटे के सिलसिले में भी नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद लुकमान। कराची से बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान का रुख कर गया है। शहर में कल से समंदरी हवाएं चलेंगी, जिसके बाद से दर्जा हरारत में कमी आ जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते के बाद से बारिशों का दूसरा स्पेल आने की तवक्को है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का मजीद क्या कहना था इस बारे में, आइए आपको सुनवा देते हैं। बारिश का कोई ऐसी मेजर जैसे पिछले 3 दिन से हो रही थी उसका इम्कान नहीं है। अलबत्ता कल से उम्मीद है कि सी ब्रीज बहाल हो जाएगी और फिर टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ जाएंगे, 34-35 की रेंज में रहेंगे। मिड ऑफ जुलाई तक तो कुछ नहीं लग रहा है ऐसा खास स्पेल। हो सकता है 17-18 जुलाई के बाद फिर कुछ देखने को मिले अगला स्पेल। लॉकडाउन से सवात के चाय खानों की रौनक भी मान पड़ गई है। मालिकान कहते हैं कि काम बुरी तरह से मुतासर हुआ है, तनख्वाहें कैसे अदा की जाएं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। दोस्तों की महफिल, दूध पत्ती चाय और गर्मा गर्म पराठा, माजी का किस्सा ही मालूम होता है जनाब, क्योंकि लॉकडाउन से चाय खाने जो वीरान हो गए। मालिकान कहते हैं पार्सल से उनका कारोबार चलना मुश्किल हो गया है। यहाँ बैठकर लोग एक दूसरे को चाय की दावत भी दिया करते थे। कारोबार तकरीबन 2000 या 1500 का लेके गया। वो होटल का किराया नहीं पूरा गया, लोगों का मजदूरों का किराया नहीं पूरा हो गया। वो कारोबार बहुत मुतासिर हो गया। कारोबार मुतासिर होने के सबब कई लोग बेरोजगार भी हो गए। मालिकान कहते हैं अखराजात पूरी नहीं होते तो मजदूर को तनख्वाह कहाँ से दें। लॉकडाउन से पहले तो मेरे साथ 14 मजदूर काम कर रहे थे, अभी सिर्फ 3 रह गए। तो लॉकडाउन से पहले कम से कम 10,000-12,000 कप चाय का हमारा सेल था, वो तकरीबन 1500 कप पे आ गया है, वो भी हम पार्सल में दे रहे। रेस्तोरान में गपशप लगाने और चाय पीने पर पाबंदी लगी तो लोग शापर और बर्तन लेकर चाय खानों में पहुंचने लगे। गर्मा गर्म दूध पत्ती स्वाद की खास पहचान है। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन किया गया तो चाय खानों की रौनक भी मान पड़ गई। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वाद। और एक अच्छी खबर आपको देंगे। इस साल 5 पाकिस्तानी नौजवानों को अपने इलाकों में तालीम और बच्चों में अमूमी शऊर उजागर करने पर दयाना अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड की तवज्जो नौजवानों और मुआशरे में तब्दीली लाने पर होती है। इस साल दिए गए अवार्ड्स में जिन 5 पाकिस्तानियों को उनकी समाजी खिदमात पर सराहा गया, उनमें मोहम्मद शुएब बंगश, रायना खान, नबीला अब्बास, उमर मुख्तार और अहमद तूर शामिल हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने मुख्तलिफ शहरों में इनसे बात की है। सबसे पहले चलते हैं लाहौर में, जहां तहमीना अहमद मौजूद है, उनसे जानते हैं। तहमीना, बताइएगा किन से मिलवा रही हैं आज आप? मुआशरे में मौजूद बुराइयों को ख़त्म करने की सिर्फ सोच ही नहीं बल्कि जज्बा होना भी ज़रूरी होता है, और इसी की बिना पर लाहौर की एक लड़की ने कम उम्री में ही बैनुल अक़वामी दयाना अवार्ड अपने नाम किया है। ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाने वाली इस लड़की की कहानी आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम रायना खान है और मैं 18 साल की हूँ। फलाही काम मैंने 3 साल पहले 15 साल की उम्र में करना शुरू किया। ज़नाना फाउंडेशन की बुनियाद मैंने अपने घर की डाइनिंग टेबल पे रखी जब मुझे पता चला कि रज़िया बाजी, माय हाउस होल्ड हेल्पर, उनको कितना शौक़ है ख़ुद भी पढ़ने का और अपनी बेटियों को भी तालीम फराहम करने का। उनसे ही स्टार्ट किया, उन्हीं को अपना टारगेट रखा, उन्हीं की ज़िम्मेदारी ली। लेकिन बढ़ते बढ़ते ये कारवां चलता गया, लोग आते गए, बच्चियाँ आती गईं, ख़वातीन आती गईं। 2 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने ज़नाना फाउंडेशन का पहला स्कूल लाहौर के अंदर इस्टेब्लिश किया, जहां 250 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन आज भी तालीम हासिल कर रहे हैं। हम लोगों ने फिर एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया कि कम से कम आपके पास जो कुछ है, जो आप दे सकते हैं, वही हमें दे दें। चाहे वो रद्दी हो, चाहे वो आपकी प्लास्टिक की बोतलें हों, आपके पुराने कपड़े हों या आपकी इस्तेमाल शुदा किताबें हों। हम लोगों ने स्कूल के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला और सबको ये बताया कि अगर आप हमारे स्कूल में दाखिला लेंगे, साथ साथ आपको स्टिचिंग के कोर्सेज़ दिए जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स के दिए जाएंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आप अपने लिए रोज़ी कमा सकेंगे इज़्ज़त के साथ। कुछ दिन पहले मुझे सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन से कॉल आई और मुझे बताया गया कि मुझे एक बहुत बड़ा एजाज़ मिल रहा है, मुझे दयाना अवार्ड मिल रहा है। और उस वक्त वो सुनते ही मुझे अगर खुशी हुई तो सिर्फ इस बात की हुई कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकी, और अगर मैं कुछ कर रही थी अपने मुल्क के लिए तो उसे देखा जा रहा। मैंने सोच लिया है कि मैं आगे लॉ का करियर परस्यू करूँगी, पॉलिसी मेकिंग करूँगी और उन सब ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाऊँगी जो अपने हक़ से महरूम हैं।
तो लाहौर के टैलेंट के हवाले से तो हमने जाना, उमर आसिफ भी हमें एक टैलेंट से मिलवा रहे हैं रहीम यार खान में। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो हम अहमद के पास मौजूद हैं, जो अहमद रहीम यार खान से जो बच्चों की तालीम में जो है मदद कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो बच्चों की किस तरह से मदद कर रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए। लास्ट ईयर हमने 2019 में एक डिजिटल स्ट्रीट स्कूल प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था, जिसका सोलली पर्पज़ ये था कि हमने जो बच्चे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ रट्टा सिस्टम एजुकेशन की वजह से स्कूल को छोड़ के आए होते हैं, हमने उन लोगों को डिजिटल टूल्स के ज़रिए उनकी एजुकेशनल इंटरेस्ट को इन्हांस किया था। और स्टार्टिंग में हमारे पास 80 स्टूडेंट्स थे और जब हमने उनको इनरोलमेंट करवाई सितंबर 2019 में स्कूल्स में, तो वो 48 स्टूडेंट्स थे और वो सारे बच्चे डिज़र्विंग थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक एजुकेशनल सिस्टम जो है हमारा रट्टा सिस्टम है उसकी वजह से वो तंग आके स्कूल से छोड़े हुए थे। हमने उनका एजुकेशनल इंटरेस्ट को डेवलप किया, उसके बाद हमने उन लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इनरोल कर दिया। इसके साथ साथ हमारी नेशन वाइड कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, सेमिनार्स हो रहे होते हैं, जिसमें हम बच्चों को उनकी डिफरेंट जो उनकी स्किल्स हैं उनको इन्हांस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने नौजवानों को कि वो हमारे साथ मिलकर हमारी जो डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं उसमें पार्ट ले सकें और वहाँ देख सकें कि कैसे उन्होंने डाइवर्स इन्वायरमेंट में डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर काम करना है। एक आदत होती है कि पाकिस्तान में काम करने की, एक आदत होती है डाइवर्स कम्युनिटी में काम करने की। तो हमारा जो काम है वो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है, जिसमें हम स्कूल के और कॉलेजेस के बच्चों को ट्रेन करना सिखाते हैं और जब वो यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच जाते हैं तो वो अपनी अपनी कम्युनिटी में लीडर्स होते हैं और वो कम्युनिटी इंगेजमेंट में काम कर रहे होते हैं। और अब डीजी खान का रुख करते हैं, जहाँ नबीला अब्बास से हमें मिलवाएंगे अख्तर अली। डेरा गाजी खान के छोटे से गांव की नबीला अब्बास का एक ही ख्वाब है। मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान के दूर दराज एक छोटा सा गांव चोटी ज़रीन से है। तालीम की वकालत और उसको उजागर करने पर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ यूथ वॉइसेस और एविएशन लिटरेरी फोरम ने मुझे नॉमिनेट किया डायना अवार्ड के लिए। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान को एक पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट कर रही हूँ और अपने नौजवान के लिए काम कर रही हूँ। तालीम की वकालत को उजागर करना ये मेरी कोई इनफरादी जंग नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के उन तमाम नौजवान के लिए है जो देहात के इलाकों में रहते हैं। अगर बुनियादी वसाइल की कमी की वजह से कहीं ना कहीं रुकावट आ भी जाती है या कोई हुकूमत का देहात के फलाह बहबूद की तरफ रुझान नहीं भी है, तो अपनी इनफरादी जंग के लिए खुद खड़े हो जाएं। अभी सिर्फ 500 तक हमने रीच किया। मैं चाहती हूँ कि ये 1000 और फिर लाखों तक ये तादाद चली जाए और पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बच्चा या बच्ची ना हो, ख़ास तौर पर देहात के इलाकों से, जो तालीम हासिल ना कर रहा हो। और फैसलाबाद के उमर मुख्तार को भी अवार्ड दिया गया है। कौन सी फाउंडेशन चला रहे हैं बताएंगे यूसुफ चीमा। जी यूसुफ। आइए आपको मिलवाते हैं फैसलाबाद के एक ऐसे नौजवान से जिसने आने वाली नस्लों को इल्म की दौलत से माला माल करने के लिए दिन रात मेहनत की और दियारे गैर में मुल्क का नाम रोशन किया। मेरा तल्लुक एक कॉर्पोरेट फैमिली से है और मैं समझता हूँ कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। मैंने डायना अवार्ड मिलने का एजाज़ हासिल हुआ है। ये अवार्ड यूके का सबसे बड़ा अवार्ड है ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए। ये पाकिस्तान की 5 नौजवानों को अवार्ड हुआ है। मैंने किताब फाउंडेशन की तामीर की थी जिसका मकसद ज़रूरतमंद बच्चों को किताबें देना था। ये किताबें हमने बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में प्रोवाइड की थी। सदाकत फाउंडेशन में तामीर की थी जिसका मकसद 2 स्कूल बनवाना था। हमने एक स्कूल चिन्योट में बनवाया है और एक फैसलाबाद के करीब। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि एक दिन पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करूँ। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि महकमा आसार क़दीमा की अदम तवज्जोही के बाइस कदीम किले की दीवार तबाही की तरफ गामजन है। तारीखदान कहते हैं कि बिल्डर माफिया से तारीखी विरसे को नुकसान पहुँच रहा है। ठट्टा से ज़ुहैर अली खान की रिपोर्ट। ठट्टा में तामीराती कंपनियों की मुसलसल खुदाई। मकली कब्रिस्तान में वाक़े 600 साल पुराने किले की जुनूबी दीवार ज़ाहिर हो गई। तारीखदान कहते हैं कि महकमा आसार क़दीमा की अदम तवज्जो के सबब सिपे सालार दुल्हा दरिया खान के किले के पोशीदा हिस्से से लोग कीमती पत्थर तक उठाकर ले गए। यहाँ पे जो सब ड्रेन बना और ये रोड बना, उसके बाद जो है बिल्डर माफिया जो है ना आस्ता आस्ता उसकी ईंटें निकाल के ले गए। कदीम ईंटें ले गए, कदीम उसके जो कार्व्ड स्टोन है वो चोरी करके ले गए। माहिरीन आसार क़दीमा के मुताबिक अब भी माजी की कई निशानियां मकली में दफन हैं जिनको दरियाफ्त करने की ज़रूरत है। 1-1.5 साल पहले भी खुदाई हुई, मतलब कब्जा माफिया वालों ने मट्टी उठाने लगे, उनको हमने आर्कियोलॉजी वालों को रिपोर्ट किया, उन लोगों ने रोक दिए, लेकिन कब्जा माफिया वो नुकसानात कर रहे हैं। तारीखदान कहते हैं कि सिपे सालार दुल्हा दरिया खान के तारीखी किले की दीवार को
बचाने के लिए जल्द इक़दामात किए जाएं ताकि शानदार माजी के नकूश से अगली नस्ल को भी आगाही दी जा सके। ज़ुहैर अली, समा, ठट्ठा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले हफ्ते से PSL सीजन 5 के टिकट्स की रकम वापस करेगा। मजमूई तौर पर 10 मैचेस की रकम वापस की जाएगी। फरोख्त किए गए टिकट्स की रकम 2 हिस्सों में दी जाएगी। पहले हिस्से में राउंड मैचेस जबकि दूसरे हिस्से में नॉकआउट मरहले के टिकट्स की रकम शायकीन को वापस की जाएगी। बारिश के बायस मुलतवी और बगैर शायकीन के मैचेस की रकम भी क्रिकेट लवर्स को मिलेगी। बराह रास्त ले चलेंगे इस वक्त आपको चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग जारी। That FAO would agree with me that we were wide of locusts in Punjab from 7th to 14th of June, and all the locusts either had shifted from Pakistani Punjab to Indian Rajasthan, and it went right up to Arunachal Pradesh, but also the flow of locusts or movement of locusts which we were expecting from Iran between 22nd of June to 10th of July is not as we had expected earlier. Now coming over to the things which are done, the hardware which NDMA is primarily looking at. 5 helicopters, 3 beavers, and we had flown on a week's notice an aircraft from Turkey on a rent basis through a PF aircraft, and that aircraft is sitting in Bhagalpur and waiting for orders to move. We now have 9 aircrafts. Let me also give you further what we are looking at. We have asked the ministry to finally approve 3 more aircrafts for renting. There's a discussion going on, there's a difference of opinion. We will be able to resolve it in a week's time. And if that is to be done, it will be here in 2 weeks. Now, beside that, we are in the process of purchasing 6 aircraft. And those aircrafts, whenever the procedure is finalized, there is a committee headed by Secretary Food Security, and there are 2 more secretaries who, as soon as they are going to say, okay, I'm going to issue an order, and we will have 2 aircrafts in 15 days' time. And remaining 4 aircrafts after every 4 weeks, we will have 6 aircraft in about 10 weeks' time. Let me now talk about the pesticide. There were 300,000 malathion ULV combination which was given by Chinese. There was another 50,000 lambda ULV again given by them. There were 50 spares which were given by them. NDMA had ordered 175,000 liters of malathion EC, out of which bulk has come, and the remaining about 50,000 liters is likely to reach by 20th of this month. So as far as pesticides are concerned, we have ample quantity. We have also talked to some local manufacturers, and they are carrying out trials, and hopefully their trials are successful. That would also get into the system by 20th of this month. Let me also tell you that as far as Japanese government is concerned, they have given us 58,000 liters of lambda EC composition. So difference between the EC composition and the ULP composition is that ULP composition is generally used in the desert and non-cropping area, whereas EC composition is used on the cropping area. And finally, let me also thank my friend Christine, he's here. They have through different, they are providing us 50 spares which are very much needed. We have ordered ourselves also 83, which because of their manufacturing and getting it through FAO are late. So we will get those by middle of August, all of them. And hopefully he is going to expedite now since I've given this point, so he will take it with him. We are going to get another 100,000 lambda and another 200,000 malathion and 50 spares, 50 what they call as drones by the Chinese government. We are in process of coordinating with them. This will be coming as a donation, so that has also be big help.
There are three things which I would like to mention about the local production. I've already highlighted about Marathon and Lambda, but now we are working with the University of Agriculture, Faisalabad, with Professor Dr. Vikas. We are trying to produce biopest. I have already allocated the amount. He is likely to produce. In fact, he has already produced and is carrying out trials on 100 acres of crop. And if that is successful, we will ask him to do the mass production. We are also in the process of, developing sprayers compatible to or closer to what we get it from UK. 20 are already there. These are under trial and we are being used by our DPP. There are 20 more which would be from a Karachi-based source, inshallah. Those would also be coming in. If you compare what you had in 2019 and you have today, you are almost 10 times better than what you were last year. And you are less aerial sport in 93. You are far better than 93 also. In 93, we had 19 aircrafts, but we should be mindful of the fact that those 19 aircraft were early 60s version. Now we have those aircrafts which are slightly younger, and the 6 which we are going to buy would be the aircrafts which are being used by the world all over the world, and there are 3,000 aircrafts which are also deployed all across the globe. As far as manpower is concerned, Minister Sahib has highlighted the capacity of DPP is going to multiply to almost 4 times with the induction of the manpower they have already highlighted. So all told, what I feel is that we are 6 to 7 notches up than the last year, and maybe slightly equal or better than 1993 once we had the biggest invasion of locusts. Thank you very much. Thank you, General. I think you have आदमी चेयरमैन एनडीए मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं और कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। ये कहना है उनका कोरोना के केसेस कम होना इत्मीनान का बाइस है। एनडीएमए ने टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए भी इकदाम किए। इंसदाद टिड्डी के लिए आर्मी के 5 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।